देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शीतल शर्मा भी हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले। लगातार आप देखिए किस तरह से पूरे देश के अंदर बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर देश के कई राज्यों के अंदर हालात जो है वो किस तरह से हो गए वो आपको दिखाएंगे। बाढ़ बारिश से कई राज्यों के अंदर हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। उत्तराखंड में अभी तक 16 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ में 2000 श्रद्धालु फंस गए हैं और देश के कई राज्यों में भारी तबाही यहां बाढ़ और बारिश की वजह से मच गई है। उत्तराखंड के अंदर राहत और बचाव में 72 टीमें लगाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 5 जगह बादल फट गया है। पेट में आ चुका है। वायनाड से लेकर हिमाचल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक और बाकी अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं, जहां पर लगातार जब से मानसून को प्रवेश हुआ है तब से यहां पर बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हिमाचल के अंदर बादल फटने से कई नुकसान हुआ है, उत्तराखंड में भी नुकसान हुआ है। वहां पर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राहत बचाव की टीमें इस वक्त वहां पर पहुंचाई गई हैं और साथ ही साथ वायनाड की बात करें तो मौत का सिलसिला, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी फिलहाल 320 के करीब वहां पर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन, यानी जो लोग वहां पर गायब हैं, जो लोग अभी मिल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन ऊपर से आशा बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि 9328 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य को जारी कर दिया गया है। घटना पर यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दुख जता दिया है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, संवेदनाएं भी आ रही थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज यहां पर आप देखिए किस तरह से इन पीड़ितों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कल भी आपने देखा वायनाड के अंदर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो वहां पर आप देखिए 2000 श्रद्धालु जो हैं वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जारी किया गया है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केरल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर है, तमिलनाडु की तस्वीर आपके सामने, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देखिए आपदा आ रही है, इसी से निपटने के लिए प्रशासन ने कदम उठा लिए हैं। उसके साथ साथ रेस्क्यू के लिए सेना ने यहां चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं और राज्यों में अभी आप देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं, क्योंकि राज्य के अंदर अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 16 की मौत अभी तक हो चुकी है। 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके चलते NDRF की 12 और SDRF की 60 टीमों को तैनाती यहां पर दे दी गई है। बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से भी ज्यादा लोग यहां पर फंसे हुए हैं, जो कि आप देखिए पैदल रूट है केदारनाथ के अंदर, क्योंकि केदारनाथ में बादल फटने की वजह से ये मंजर यहां पर बना हुआ है। केरल की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर वायनाड के अंदर भी बताया गया कि बादल फटने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से एक बड़ी घटना पेश आई। लेकिन उसके साथ साथ त्रासदी जो है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो फंस गए हैं यहां पर। शीतल, बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि देश में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, चाहे वो केरल हो, हिमाचल प्रदेश हो, जहां पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के अंदर भी लगातार जो नदियां, नाले हैं, उनका उफान पर आ चुका है और साथ ही साथ वहां पर अभी फिलहाल सरकार की तरफ से भी बड़े कदम उठाए गए हैं। MiG-117 वहां पर तैनात किया गया है ताकि एडवांस वहां पर तरीके से जो है वो सुविधाएं रखी जाए और सर्च ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे यात्री वहां पर पहुंचते हैं। उस वजह से उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए फिलहाल बड़े कदम उठाए हैं और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली से भी इससे अछूती नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार बारिश बरस रही है, पानी बरस रहा है और दिल्ली की शक्ल भी तालाब में बदल चुकी है। वहां पर सड़कें लबालब हैं, सड़कें भर चुकी हैं, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, रोजमर्रा के कामकाज भी ठप पड़े हैं और वहां पर बहुत बड़ी परेशानी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में आशा हमने एक बहुत बड़ा हादसा देखा था, दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ शीतल, अगर हम देखें कि मानसून में अब तक यहाँ 3% से भी ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है, क्योंकि 1 अगस्त तक नॉर्मल बारिश होती है, जिसमें आपने देखा कि 454.7 मिलीमीटर बारिश होती है और जिस तरह से आप देखिए वो बढ़ गई
469.2 मिलीमीटर हुई है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए इसकी वजह से लोगों को परेशानी तो झेलनी पड़ी, क्योंकि कई इलाकों के अंदर लैंडस्लाइड हो गई, कई इलाकों के अंदर बादल फट गया और कई इलाके जो मैदानी इलाके थे वहां पर जल भराव की स्थिति बन गई, आने जाने में परेशानियां। लेकिन इस बीच में वायनाड के अंदर लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कल आपके सामने डाटा रखा गया था कि 276 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 313 पर अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 जगहों पर बादल फट गया, लेकिन अपडेट के तौर पर मौसम से जुड़ा हुआ आपके सामने रखना चाहेंगे, जहां पर आप देखिए 5 अगस्त को 4 राज्यों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। ये बारिश यहां पर आप देखिए किस तरह से हुई। 2 अगस्त को मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और उनके साथ साथ अलग अलग राज्यों के अंदर जो मंजर बना है वो आपने देखा। लेकिन फिलहाल अब नजरें इसी पर टिकी हुई है कि कितनी जल्दी रेस्क्यू होता है, क्योंकि वायनाड के अंदर भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और लगभग लोगों को बाहर निकालने के लिए कवायद को तेज कर दिया गया। और अब तक जो आंकड़ा सामने आया था, बताया गया है कि 35 लोगों का रेस्क्यू एक बार फिर से वायनाड के अंदर शीतल हुआ है। बिल्कुल, देखिए मौसम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी से भारी बारिश वहां पर हो रही है और मौसम विभाग ने भी इस पर साफ कर दिया है कि अगले दिनों तक बारिश हो सकती है। 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है, यह मौसम विभाग का कहना है। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। कच्छ में 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में किस तरह से बारिश होगी और यह बारिश किस तरह से काल बनकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव इस बारिश का देखने को मिला है, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश भी इससे अछूते नहीं है आशा, और लगातार बारिश जैसी स्थिति बन रही है। इसी के साथ अगर हम अगस्त और सितंबर की बात करते हैं शीतल, तो बताया गया था आईएमडी की तरफ से एक अनुमान के तौर पर कि 106% बारिश जो है ये हो सकती है, इसका अनुमान जताया गया था। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई है, तो जाहिर तौर पर मंजर जिस तरह से बना, अभी तो कहते हैं ना कि सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अगर अब इसी तरह से मानसून जो है वो बरसता है तो फिर हालात बहुत बदतर हो सकते हैं, जिस पर काम करने की जरूरत प्रशासन को भी है। लेकिन फिलहाल केरल और तटीय कर्नाटक में 7 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर हो सकती है, इस तरह से अनुमान लगाया गया है। उसके साथ साथ उत्तराखंड में अब तक 16 लोगों की जान चली गई है इस बारिश के कहर की वजह से। और उत्तराखंड के केदारनाथ में 2000 श्रद्धालुओं के फंसे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ कच्छ में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश यहां पर हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र के साथ साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और तटीय जो इलाके हैं कर्नाटक के, वहां पर भी भारी बारिश यहां हो सकती है, उसकी चपेट में लोग आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए 3 अगस्त को मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हुई। शीतल, बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की बात करें तो जहां पर राहत और बचाव में अभी फिलहाल 72 टीमें तैनात की गई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। हिमाचल में एक दिन में 5 जगह बादल फटे हैं, बहुत बड़ा हादसा, 48 लोग लापता इस बादल फटने से, और मलबे में कई सारे शव भी मिल रहे हैं। इस तरह से पूरे देश के अंदर जो है वो खंड खंड हो चुका है इस सैलाब से। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 316 मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा दर दर जो है वो बढ़ रहा है, तेजी से ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और फिलहाल वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जारी है, टीमें लगातार बनी हुई हैं। 9328 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है और लगभग 150 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए, और लगभग करीब 10,000 के आसपास लोग हैं जिन्हें फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है। और भी लोग आशा वहां पर फंसे हुए हैं, लगभग 4 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, अगर अपडेट के तौर पर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहें तो 11 जिलों के अंदर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 11 जिलों में अगर हम देखें तो शुक्रवार से शनिवार के 2 दिन पड़ते हैं, बारिश का रेड अलर्ट है, यानी कि आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भोपाल में सुबह की बात करें तो आप देखिए 5 बजे से रुक रुक कर ही यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। तेज बारिश अगर हो रही है तो फिर मंजर किस तरह से रहेगा वो आपके सामने जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री इस पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। उसके साथ साथ आप देखिए सीधा हमारे पास इस वक्त गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से बातचीत भी कर लेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा काम अभी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अनिल सूद हैं, पर्यावरणविद हैं हमारे साथ,
और इन्हीं से जानेंगे। अनिल जी, जिस तरह से हालात बने हुए हैं पूरे देश की, अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों के अंदर मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या लगता है कि रेस्क्यू के लिए टीमें तो तैनात कर दी गई हैं? नेचुरल क्लाइमेट ही है, इससे लड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन एहतियात जरूर बरती जा सकती थी। जी, आप ये देखिए, वायनाड की एग्जांपल अगर हम लें तो माधव गाडगिल कमेटी ने 60% एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कहा था और वहां पे सब तरह की डेवलपमेंट जो बंद करने को कहा गया था। वही कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा 37%। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा सिस्टम है वो ही अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज को एनकरेज करने के लिए। हमने 2004 में हिमाचल, उत्तराखंड और इन दो जे&के तीनों स्टेट्स का इशू जो जहां पे हिमाचल में हैवी कंस्ट्रक्शन अलाउ करी गई थी, मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन अलाउ करी गई थी, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चेताया था। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप हाई कोर्ट में जाइए। उसका नतीजा हमने 2013 में भी देख लिया केदारनाथ में। अब जिस तरह से हम पहाड़ों के साथ खेल रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, सड़कें बनाने के नाम पे, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के नाम पे, अनिल जी, तो जैसे कुल वायनाड मिला की जो के हम भौगोलिक प्रकृति स्थिति का है, सत्यानाश अनिल करना जी, जो वायनाड की भौगोलिक स्थिति है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वहां पर बाढ़ और बारिश जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बावजूद भी तैयारियां बिल्कुल जीरो वहां पर दिखाई दे रही हैं और केरल सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कोई भी वैज्ञानिक इससे जुड़ा कोई भी अपडेट जो है वो मीडिया के सामने साझा नहीं कर सकता है। सीधे सीधे मनाही कर दी थी, हालांकि उसके बाद ऑर्डर को वापस लिया गया। लेकिन क्या ये एक नाकामी छुपाई गई थी सरकार की तरफ से? बिल्कुल, सरकार जो है अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है, कोई भी सरकार। मैं सिर्फ केरल सरकार को नहीं इसके लिए जिम्मेवार मानता। आप चाहे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली सरकार भी उतनी नालायक है, चाहे वो केंद्र की सरकार है वो भी उतनी नालायक है। क्योंकि जितनी भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से दी जाती हैं और वहां बैठे बाबू जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं और इंडस्ट्रियल जो है लॉबीज अपना रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से आज जो है हम इन सब कुछ झेल रहे हैं, जिसका अंदाजा में 2019 में हो गया था कि रेन पैटर्न बदलने वाला है। जब एल नीनो आया था तो हमें पता चल गया था कि अब ये जो रेन पैटर्न बदलने वाला है, समुद्र में बढ़ते हुए तापमान से हमें पता चल गया था कि रेन पैटर्न बदलने वाला है। उसके बावजूद हम 5 साल तक कुंभकर्ण की तरह सोए रहे, क्यों? अनिल जी, जिस तरह से सरकार गिनाती है कि विकास हो रहा है, लंबी लंबी सड़कें बन रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसके बाद फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने खुद कहा कि प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो फिर प्रकृति उसका उल्टा आपको यहाँ पर असर जो है वो दिखाएगी। उसी का असर आज यहाँ पर झेल रही है जड़ता भी। जी देखिए, ये सारी स्कीमें जितनी भी सो कॉल्ड विकास है, ये हमें विनाश की तरफ लेके जा रही हैं। ये सारी एसी चैम्बर में बैठ के बनती है, इनका ग्राउंड रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। जितने नए हाईवे बने हैं इनके दोनों तरफ मैंडेटरी ग्रीन कहाँ है? इनके दोनों तरफ जो है इनके बीच में मिडल वर्ग में जो है वो होना चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, वो कहाँ है? हमारा कोई भी हाईवे जो है वो, जितने नए हाईवे बने कोई भी हाईवे नहीं टिक पा रहा, क्यों? इसका क्या रीजन है? कहीं ना कहीं हमने गुणवत्ता से भी समझौता कर लिया है, कहीं ना कहीं हमने इनके प्रोसेस से भी समझौता कर लिया है और कहीं ना कहीं हम इसमें भ्रष्टाचार की भी। अनिल जी, विकास होना भी जरूरी है। अनिल जी, विकास का होना भी जरूरी है, सड़कें बनाना भी जरूरी है, बाकी चीजें होना भी जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को बचाने का एक पैमाना क्या हो सकता है? किस आधार पर हम इस विकास को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या चीजें नजर में रखी जा सकती हैं? क्या गाइडलाइंस हैं जो सरकार को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो? सर, विकास जो है हमें विनाश की तरफ ना लेके जाए, सबसे पहला ध्यान ये रखना है
हमने बचपन में दोनों 65 की वॉर भी देखी है, 71 की वॉर भी देखी है। पहाड़ों में 2 लेन सड़क होती थी। जब आर्मी की मूवमेंट होती थी, लोग सारे हट जाते थे सड़कों से, आर्मी को जाने दो, कहीं आर्मी को कोई दिक्कत नहीं आती थी। फिर जब ये 4 धाम रोड, इसको मैं 4 धाम रोड तो नहीं, 4 धाम रोड बोलूंगा, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि जब ये 4 धाम रोड प्लान हुई तो आर्मी चीफ ने मना किया कि हमें इतनी चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि ये सारे कच्चे पहाड़ हैं और ये ना तो ब्लास्टिंग झेल पाएंगे और ना ही ये ज्यादा लोड ले पाएंगे। अनिल जी, उसको भी जिस तरह से केदारनाथ को लेकर आप बात कर रहे हैं, जोशीमठ का जो हालात बने थे, जो मंजर था, उसको अगर हम याद करें तो आप देखिए पहले दरारें पड़ गई थी जमीन पे और बताया गया था, जानकार ये कह रहे थे कि बताया गया था कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, जमीन खिसक सकती है, लेकिन समय रहते काम नहीं किया गया। और अगर समय रहते काम किया गया होता तो जिन लोगों को इस त्रासदी का शिकार होना पड़ा वो नहीं होते। क्या लगता है कि प्रशासन को पहले ही एहतियातन तौर पर कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं या फिर टनल्स अगर बनाए जा रहे हैं तो एहतियात बरतने की जरूरत है, रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट से बात करने की जरूरत है, जूलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात करने की जरूरत थी, उन सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करने की जरूरत थी। और अगर रोड्स बन रही हैं तो फिर परमिशन किसने दी है, और अगर परमिशन दी है तो फिर चेकिंग किस तरह से हुई है, कई तरह के सवाल रहते हैं। जी, ये हम 2004 में गवर्नमेंट्स को चिता चुके थे, जो कि 2013 में हमारे सामने आ गया, 2018 में हमारे सामने आ गया, 2019 में हमारे सामने आ गया, अब 2024 में भी रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला के सरकारों में जो बाबू बैठे हैं वो अपने डाटा जो है टेबल के ऊपर बैठ के डाटा कंपाइल करते हैं, उसका ग्राउंड रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर वायनाड की घटना पर आप देखिए किस तरह से दुख जताया गया है। दुनिया के कई दिग्गज नेताओं ने इस पर दुख जताया है। वायनाड पुतिन ने भी गहरा दुख यहां पर व्यक्त किया है। जो वायनाड ने रेस्क्यू टीम की भी सराहना यहां पर कर दी है, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सुरक्षा बल लगातार वहां पर डटे हुए हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए सांत्वना तो पहले जताई जा रही है, क्योंकि जो लोग इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग वहां पर हार चुके हैं, तो जाहिर तौर पर अलग अलग देशों से भी अब यहाँ पर जो सांत्वना है वो जताई जा रही है। देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताना चाहेंगे। कृपया केरल में भूस्खलन के दुखद परिणामों पर हार्दिक संवेदना स्वीकार करें। कृपया मृतकों के निकट और प्रियजनों के प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें और साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। ये व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति, जिन्होंने अपनी संवेदना भारतीयों के प्रति या फिर जो केरल घटना में वहां पर जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो जो तमाम बड़े बड़े देश हैं वो भी अब इस पर जो है वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इधर जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, केरल में प्रभावित लोगों के साथ हूं और उनके प्रति गहरी संवेदना में व्यक्त करता हूं। पीड़ितों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस कठिन समय में हम भारत के साथ हैं। रेस्क्यू में जुटे लोगों की बहादुरी की हम सराहना करते हैं। आशा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना एक बड़ा हादसा है, कितनी बड़ी त्रासदी है और विश्व के बड़े बड़े नेता, जो बड़े इस दुनिया में देश है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस। जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति है अमेरिका के, तो जाहिर तौर पर आप देखिए दुख जताया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक बार फिर से अनिल जी मैं आप ही के पास आऊंगी। दुख तो जताया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से 331 लोगों की मौत हो गई वायनाड के अंदर, अभी हिमाचल के अंदर भी आप देखिए त्रासदी किस तरह से है, उत्तराखंड के अंदर है, केरल में तो आप देखिए मंजर किस तरह से बना हुआ है। लेकिन रोड मैप एक तैयार करने की, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी पहले कहा कि एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है सरकार को भी। आप भी कह रहे हैं कि बार बार चेताया गया था, उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाए गए हैं। तो फिर जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौत का आंकड़ा वायनाड के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचे थे। लोगों के साथ मिलने की कोशिश हुई, राहत पहुंचाने के लिए बड़ा ऐलान हुआ।
सरकार की तरफ से भी कहा गया कि पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं, इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से आंकड़ा मौत का बढ़ रहा है, सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले ही विशेषज्ञों की तरफ से चेताया गया था तो फिर यहाँ पर काम समय रहते क्यों नहीं किया गया, कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री साफ तौर पर जिस तरह से बयान देते हैं, वो कहते हैं कि पूरी तरह से राहत अभियान यहाँ पर चल रहा है, लोगों को राहत पहुंचाने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के भूकंप की वजह से आप देखिए किस तरह से मंजर है। 7 की मौत हो गई है, 50 लोग लापता हैं और तलाशी अभियान पूरी तरह से तेज कर दिया गया। बिल्कुल देखिए, हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बाढ़ के बाद अब भूकंप ने भी दस्तक दे दी है। 3.2 की तीव्रता से ये भूकंप हिमाचल प्रदेश के देखने को मिला है, जहां पर तेज भूकंप के झटके आए हैं। 7 की मौत और 50 लापता, तलाश और तेज कर दी गई है। एक तरफ बाढ़ से वहां पर लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब धरती भी डोल रही है, धरती भी हिल रही है। अब प्रकृति ने दोहरी मार यहां पर हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए सीधे सीधे सामने ला खड़ी कर दी है। और अब यहां पर भूकंप के झटके भी सामने आए हैं। लाहौल स्पीति में आधी रात को ये भूकंप के झटके आए हैं, तीव्रता 2.2 मापी गई है। कोई हताहत अभी तक फिलहाल सामने नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद भूकंप के झटके, अब धरती हिल रही है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अब तमाम इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से प्रकृति हमें हिलाएगी, इसी तरह से डुलाएगी तो हम कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। ये तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है आशा, इससे हम नहीं निपट सकते हैं, लेकिन कुछ इंतजाम जरूर सरकार की तरफ से बहुत अच्छे से इंतजाम करने की जरूरत है, क्योंकि भूकंप है और लैंडस्लाइड अगर है तो नेचुरल क्लैमिटी है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन फिलहाल एहतियात बरती जा सकती थी, जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको दिखाते चले, नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। नीट पेपर लीक पर यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय में आया है जहां पर आप देखिए एक तरफ विरोध प्रदर्शन देखा गया, लेकिन नीट यूजी 2024 पेपर लीक को लेकर जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें रखी गई हैं। लेकिन फिलहाल बताते चले कि लगातार आप देखिए जिस तरह से यात्रियों के अंदर की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें नीट विवाद पर लेकर तो 40 याचिकाओं की सुनवाई यहां पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ियों से जुड़ी हुई 40 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर एक अहम फैसला यहां कोर्ट की तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी कि परीक्षा में यहां सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली है और पेपर केवल 2 सेंटर यानी कि पटना, हजारीबाग में ही लीक हुआ है। और कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए यहां एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कह दी है और नीट परीक्षा के लिए एसओपीज को तैयार करने के लिए कह दिया गया और साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करें, इस तरह से बड़ी बात कही गई है, क्योंकि कमेटी को 30 सितंबर तक जवाब देना था और उसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। उन्होंने माना है कि पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का ये इस वक्त बड़ा फैसला और उन 24 लाख युवाओं को राहत मिली है जो इसमें परीक्षा जिन्होंने दी थी और जिनको इंतजार था कि फैसला कब आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। लेकिन कुछ सेंटर्स में गड़बड़ी पाई गई है, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं इस पर कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग में सीमित है, ये सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इससे अब दोबारा परीक्षा कराने की जो मांग थी, जो लगातार उठ रही थी, वो हो सकता है आशा उस पर विराम लगे। बिल्कुल शीतल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नीट गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से बात कही थी, उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं। उज्जवल, जिस तरह से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी सिस्टमैटिक तौर पर ब्रीच तो नहीं था, पटना और हजारीबाग के अंदर ही सिर्फ पेपर लीक हुआ है, कमेटी को गठन करने की बात कही गई, लेकिन पूरा मामला जरा समझाइएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ पूरा फैसला रहा? बिल्कुल ठीक ऐसा देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो मामले पर आज यानी 2 अगस्त जो है वो फैसला विस्तार से सुनाया गया है। कोर्ट ने देखो दरअसल कहा है कि सभी दलीलों को सुनने के बाद
कोर्ट जो है इस नतीजे पर पहुंच गया है कि पेपर लीक का मामला जो है वो सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। यानी साफ तौर पर कोर्ट ने माना है कि जो पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, बड़े स्तर पर जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ है। और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर भी नहीं हुआ है। देखिए, पेपर लीक का मामला सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था, ये साफ तौर पर जो है कोर्ट ने कहा है। इससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, यानी पहले ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि परीक्षा जो है वो दोबारा नहीं कराई जाएगी। और कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है। यानी साफ तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है इस पर सुना दिया है। और जो स्टूडेंट्स जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की पहचान करना, उनकी सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए और एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। तो क्या लगता है आने वाले भविष्य के लिए अब एनटीए इसको सबक लेते हुए या केंद्र सरकार इसको सबक लेते हुए कोई कड़े कदम उठाने जा रही है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि एनटीए को आगे के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही से जो है वो एनटीए को बचना चाहिए। और कोर्ट ने साफ कहा है कि हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग के जो है वो खारिज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो एसओपी तैयार करने के लिए जो है वो सरकार को कहा गया है और एनटीए को इसकी जो है वो जिम्मेदारी शीतल दी गई है। उज्जवल, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप हमारे इस जो हमने फैसला सुनाया है इससे अगर आप खुश नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है। जी उज्जवल, सर्वोच्च अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो अपना फैसला सुना दिया। हालांकि देखिए कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें देखिए अब आगे कोई बड़ी कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत ने अपना जो फैसला है वह साफ तौर पर सुना दिया है। उन्होंने बता दिया है कि जो पेपर लीक है वो सिस्टम फेलियर नहीं है। सिर्फ पटना और हजारीबाग की बात जो है वो कोर्ट ने मानी है और पर्याप्त सबूत की भी बात कोर्ट जो है वो कह रहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है कि इसे सिस्टम फेलियर जो है वो कराया जाए। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो उज्जवल, आवाज आ रही है। ये एक बड़ी राहत उन बच्चों के लिए जो चाह रहे थे कि दोबारा से पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ऐलान तो कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब पेपर दोबारा से नहीं होगा। और जिस तरह से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है तो 24 लाख जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो इसे नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सेंटर के अंदर पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल आयशा, देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें कई छात्र ऐसे थे जो सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो लूप होल है, पेपर लीक हुआ है। और कई इसमें स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से बड़ा फैसला रहा। अब आपको एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं जहां पर आप देखिए ईडी की प्लानिंग किस तरह से की जा रही है। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि यहाँ पर ईडी की कार्यवाही का डर मुझे अब सताने लगा है। एग पर यहाँ पोस्ट की गई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये बड़ा दावा कि मेरे घर ईडी की रेड की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ आला अधिकारी हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो बता रहे हैं कि ईडी पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त राहुल गांधी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चक्रव्यूह को लेकर जिस तरह से भाषण दिया गया संसद के अंदर, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर ईडी की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चाय और बिस्किट पूरी तरह से तैयार है, कभी भी ईडी अगर पहुंचती है तो वो पूरी तरह से काम करेंगे। शीतल, बिल्कुल आशा, चक्रव्यूह वाले बयान पर अब यहाँ पर राहुल गांधी खुद अपने चक्रव्यूह में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्सपोस्ट के जरिए क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। जाहिर है 2 इन 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया है। ईडी के अंदरूनी सूत्र मुझे बताते हैं कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। खुले हाथों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से तैयार हैं। यानी सीधे सीधे यहां से राहुल गांधी ने तंज कसा है कि मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है मेहमान नवाजी के लिए। आप आइए, जो भी आपने करना है, जिस तरह की रेड आपने करनी है आप आइए, खुली तरीके से मैं मौजूद रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा आपके लिए। चाय बिस्किट जो भी खातिरदारी होगी वो होगी। लेकिन आशा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ईडी का डर, या फिर यूं कहें तो ईडी जो पिछले कई दिनों से जो रवैया रहा है
वो यहाँ पर फिर से दोबारा लौटेगा, फिर से देखने को मिलेगा। पर हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ये बड़ा आरोप रहा लोकसभा चुनावों के अंदर शीतल विपक्षी पार्टियों का। लेकिन फिलहाल वो लिख रहे हैं कि 2 in 1 को संसद के अंदर चक्रव्यूह वाला जो बयान था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और अंदरूनी सूत्र ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ईडी तैयार है। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल गांधी एक सीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं? अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। तो कैसे जाति का जनगणना होगा? बोलिए। बोल रही है यही है सामंतवादी सोच की, जात से किसी को आइडेंटिफाई कर। अरे ये सामंतवादी सोच कांग्रेस किसको गाली दे रहा है? राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है? अभी तो दिल्ली का कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार एआईसीसी का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा भाई आपका जाति क्या है, आप ओबीसी है क्या? उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा? कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए, हेमंत बिश्व शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी हो गया है। उज्जवल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। उज्जवल, एक तरफ जाति जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष पूरी तरह से स्ट्रांग तौर पर आप देखिए किस तरह से संसद में थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं चक्रव्यूह की तरफ घूम गया है और उसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक आशा, देखिए अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर और कांग्रेस सांसद हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार कांग्रेस की कमान जो है वो
अपने हाथों में लेकर चलते हैं। उनकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो कल रात को तकरीबन 1:52 के आसपास उनके जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उससे जो है वो ट्वीट किया गया और उसमें जो है वो बाकायदा उन्होंने लिखा गया, जो उन्होंने लिखा है वो जो है कोट करके बता देते हैं दर्शकों को। उन्होंने लिखा कि 2 में से 1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह का जो भाषण है वो पसंद नहीं आया है और ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी के अधिकारियों को बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं और चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। और खास तौर पर इसमें यह बात है जब ये उन्होंने जो है पोस्ट की उसमें ईडी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यानी एक्स का हैंडल है उसको भी राहुल गांधी ने जो है वो टैग किया है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि नाम बताएं राहुल गांधी की किन आला अधिकारियों की तरफ से बात किया गया है, फोन किया गया है, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश और फिराक में है ईडी। बिल्कुल आशा, देखिए अब इस मामले पर जो है वो राजनीति भी कहीं ना कहीं खूब देखने को मिल रही है क्योंकि अब राहुल गांधी ने देखिए इस तरीके का बयान दिया है तो बीजेपी भी जो है वो काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये लाजमी सी बात है। देखिए बीजेपी की तरफ से भी इन तमाम मुद्दों पर जो है वो रिएक्शन जरूर आएंगे। और देखिए जो है वो जाति की अगर बात हो तो संसद के अंदर जब जो है वो अनुराग ठाकुर ने पूछा था उसके बाद से ही चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, उन्होंने बड़ा कड़ा ऐतराज जो है अपनी तरफ से जताया था। और अब आप इस मुद्दे पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनकी जाति जो है वो पूछ ली गई है। इसलिए सवाल ये भी खड़े होता है कि देश जो है वो बाढ़ और बारिश से प्रभावित है, जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, वहां पर जात पात का कोई जो दृश्य है वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन सियासतदान जो हमारे सियासतदान है जो हमारे लिए संसद में जाते हैं वो तेरी जाति, मेरी जाति, उसकी जाति, इसकी जाति पर लगे हुए हैं। तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए क्या प्रमाण लेकर आ सकता है, क्योंकि देश इस वक्त त्रासदी से जूझ रहा है, पूरा देश। बिल्कुल ठीक कहा शीतल। और देखिए मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहूँगा कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की कि पूरा देश जो है वो त्रासदी से जूझ रहा है, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमने संसद में जिनको भेजा है जनता ने चुन के, वो जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि जाति पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो लालचन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा उठता है, विपक्ष के ऊपर भी खड़ा उठता है सवाल। जो विपक्ष कहता है कि हम सरकार जो जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दे सदन के अंदर उठाते हैं, लेकिन वो भी आज जो है वो जाति के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, इन सियासतदानों को जरूर सोचना चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। और कहीं ना कहीं देखिए जो पूरे देश में जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, जल जमाव हो, लोगों की जो है पानी जमा होने के बाद करंट लगने से मौत हो, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और सरकार की पोल खुल रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। उज्जवल, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अन्नदाता यहाँ पर एमएसपी मांग रहा है और अगर बजट में उसको लेकर बात की गई होती तो फिर बहुत बेहतर होता, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो इसे बिल को पास कराने के लिए पूरी कसर यहाँ पर लगा दी जाएगी, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि आम जनता के जो बड़े मुद्दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक विजन लेकर वो चल रही है और उन्होंने लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों का मुद्दा और उसके साथ साथ बेरोजगारी को लेकर बड़ी बातें कही, संसद के अंदर उन्हीं को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। लेकिन जाति जनगणना का वो कह रहे हैं कि अब चक्रव्यूह जो है वो टूट जाएगा। बिल्कुल आयशा, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये बयान जो है राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह वाला है ये 29 जुलाई को संसद में दिया था और उन्होंने जो है वो बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से करी थी। और उन्होंने ये कहा कि जो 6 लोग हैं, यानी उसमें उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी, ये वो 6 लोग बताए हैं जो बजट का चक्रव्यूह जो है जिन्होंने रचा है। और उनका ये कहना है कि इससे चाहे बेरोजगार हो या किसान हो, चाहे नौजवान हो, वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर लद्दाख में पहली बार ईडी का छापा पड़ा है और लद्दाख से लेकर सोनीपत तक ये 6 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। क्रिप्टो, यहाँ ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी बात। और श्रीनगर जोन के ही लेह लद्दाख क्षेत्र में पहली बार यहाँ पर छापेमारी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। हरियाणा के सोनीपत से लेकर लेह और जम्मू तक इसके तार जुड़े हुए हैं और ये मुद्दा क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है। हरियाणा के सोनीपत से लेकर लेह
और जम्मू तक इसके तार जुड़े बताए जा रहे हैं। लद्दाख से लेकर सोनीपत तक 6 जगहों पर ईडी का छापा देखने को मिला है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह तलाशी फिलहाल ईडी की तरफ से देखी जा रही है और लेह लद्दाख क्षेत्र में पहली बार ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। हालांकि जरूर तीसरी बार जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी और जिस तरह से 2 कार्यकाल में उन्होंने ईडी का इस्तेमाल देश के अंदर किया था, यह बताया जा रहा था कि इस बार के कार्यकाल में वो हो सकता है कि जांच एजेंसी का इस तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आशा, जो जांच एजेंसीज हैं वो सक्रिय नजर आ रही हैं और अब वो क्षेत्र भी हैं इसमें शामिल हैं जिनमें कभी भी पहले छापेमारी नहीं हुई है। ये पूरा मामला क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। देखिए, लद्दाख से लेकर सोनीपत तक यहाँ पर 6 जगहों पर छापेमारी हुई है। इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी यहाँ पर जो खबरें सामने आई थी उस पर एक्शन लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा हवाला का जो पैसा था उसकी बरामदी के लिए और साथ ही साथ टेरर फंडिंग को मद्देनजर रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन उसके साथ ही बड़ी अपडेट आपके सामने कोचिंग में अंदर आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट, लगातार मामले में किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला रोहिणी को यहाँ पर आप देखिए किस तरह से शिफ्ट कर दिया गया है। एलजी की यहाँ जो कमेटी बनाई गई थी एलजी की तरफ से, उस पर कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। यानी कि कमेटी का गठन किया गया था, क्योंकि कोचिंग सेंटर के अंदर दिल्ली के अंदर आपने देखा किस तरह से हालात बने थे। उसके बाद सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन एलजी ने जो कमेटी बनाई थी वो पूरी तरह से एक्शन मोड में देखी गई और एक एक्शन प्लान लगातार तैयार करती नजर आई। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ से जांच हो रही है और दूसरी तरफ मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मृतकों के नाम पर 4 पुस्तकालय बनाए जाएंगे, यानी लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी दिल्ली के अंदर। सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी। मामले को लेकर नेताओं के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी जारी है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट करोल बाग यानी राजेंद्र नगर के आसपास जो स्थित थे, वहां से उनको शिफ्ट करने का प्लान यहां पर सरकार द्वारा तैयार किया गया है और हो सकता है करोल बाग से इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को वहां से उठाकर दूसरी जगह लिया जाएगा, क्योंकि पौष इलाका है आशा, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और वहां पर जो कहीं ना कहीं एमसीडी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से पहले ही इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर जो ढलान है या पानी का जो बहाव है वो एक बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, दिल्ली के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कल जीतल जिस तरह से संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो सीधा सीधा वार यहाँ पर केंद्र सरकार पर कर रहे थे और एलजी पर कर रहे थे कि बिल्कुल भी काम एलजी की तरफ से नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन एलजी की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया था वो फुल एक्शन में अब नजर आ रही है और एक प्लान यहाँ पर तैयार कर दिया गया है कि किस तरह से अब दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर्स में काम होना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर बेहतर जगह जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे वो एक लाइब्रेरी हो या फिर कोचिंग सेंटर हो। पर्याप्त यहाँ पर सीटिंग जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। क्या वहां पर जिस तरह से एमसीडी की मेयर जो कि शैली ओबराय है वो बड़ा दावा पेश कर रही थी, अब सवाल कई तरह के उठ जाते हैं। एक तरफ आपने देखा कि बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी राहत उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके साथ साथ मामले को लेकर नेताओं के बीच में जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हुई, अब ये कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी जरूर। लेकिन फिलहाल दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों के अंदर भी मुख्यमंत्री अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे, केशव मोहन मिश्रा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। केशव, एलजी की तरफ से जो टीम का गठन हुआ था, फुल प्लान वहां पर तैयार हो गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो घटना राजेंद्र नगर में हुई उस पर सरकार प्रशासन अब चेता है और इसको लेकर प्लानिंग भी की गई है। एमसीडी की जो मेयर हैं शैली ओबराय, कल उन्होंने एक लेटर जारी किया और उन्होंने कहा दिल्ली में जो छात्र जिनकी मौत हुई है उनके नाम पर दिल्ली में 4 जगहों पर, राजेंद्र नगर है, करोल बाग है, बेगूसराय है, इन जगहों पर 4 पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएंगी जिसको एमसीडी बनाएगी और उसका फंड भी अलॉट कर दिया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग मेयर शैली ओबराय ने की है। लेकिन केशव, पुस्तकालय बनाना और इन जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनको शिफ्ट करना, या क्या यही मसले का हल है या और भी जमीनी स्तर पर कदम उठाए जा सकते हैं जो एक बहुत बड़ा फेल्यूर है, एमसीडी का हो या फिर दिल्ली सरकार का हो? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो या दिल्ली के एलजी हो, जब आप यही सबकी है और सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो,
क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं इन दिनों, उन्होंने सबको परेशान किया है। दिल्ली में बारिश ने कई जाने लिए हैं और राजेंद्र नगर की घटना उनमें से एक है। वाटर लॉगिंग की समस्या हो या जल जमाव की स्थिति हो, उससे निपटने के लिए सरकार कहती है कि हम पूरे साल काम करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो दिल्ली के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केशव, क्या फीस स्ट्रक्चर को लेकर कोई प्लान तैयार किया गया? क्योंकि किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, सिटिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इस पर भी काम करने की जरूरत थी। फीस स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा? क्योंकि आपने देखा कि जब यहाँ ग्राउंड जीरो तक रिपोर्टिंग के लिए लोग पहुंचे तो वहां बच्चों की तरफ से बताया गया कि लूट खसूट का मामला है। कुछ दायरे के अंदर बच्चे जहां पर रह रहे हैं, हजारों की तादाद में बच्चे वहां रह रहे हैं और हजारों करोड़ों रुपए वहां पर लगाए जा रहे हैं। क्या उसको लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जिस तरह से रोड मैप तैयार करने की जरूरत थी उस पर काम किया गया? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक कमेटी गठित करेंगे और आने वाले समय में छात्रों को और जो तमाम कहीं ना कहीं यहाँ के जो अध्यापक हैं उनको एक साथ बिठाल कर एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें दिल्ली में ISPCS की तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनकी तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद बच्चों को राहत दी जाएगी। बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश से भी, जहां पर आप देखिए कांवड़ यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन किस तरह से यहां पर अब यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां कर ली हैं और उसके साथ साथ सीएम योगी खुद पूरी तरह से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और भोले बाबा के जो भक्त हैं उन पर पुष्प वर्षा करने को लेकर कितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, एक रोड मैप तैयार किया गया है शीतल उत्तर प्रदेश के अंदर और उसी पर काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा एक बहुत बड़ा मेले के रूप में उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। इसको लेकर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम खुद इस पूरे यात्रा को लेकर अपना निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और जो कांवड़ का मार्ग है वहां पर भी जो है वो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं निरीक्षण किया जा रहा है खुद मुख्यमंत्री की तरफ से। और फिलहाल ये लगातार सिलसिला जारी है। खुद सीएम योगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के मार्ग को लेकर वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं कि आखिर कांवड़ यात्रा किस तरह से चल रही है। साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी वहां पर हो रही है और ये इसी सरकार ने पुष्प वर्षा की शुरुआत भी की थी कांवड़ियों का स्वागत। देखिए शीतल, उत्तर प्रदेश से शुरू होकर उत्तराखंड तक ये यात्रा पहुंचेगी। हरिद्वार से जल भरकर ये वापस अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन उस बीच में अगर मुख्यमंत्री आप पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो फिर इस बात का अंदाजा लगाइए, समझिए इस चीज को कि किस तरह से यात्रा को बनाने की कोशिश की गई है। प्रमोट करने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक धर्म को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। इससे पहले आपने देखा लव जिहाद पर किस तरह से योगी सरकार ने काम किया। अब कांवड़ यात्रा चल रही है तो उसके साथ साथ भी व्यवस्थाओं का जायजा, निरीक्षण, हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी पर जानकारी लेंगे, गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बहुत अच्छी एक खबर जिसमें पुष्प वर्षा हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, उत्तराखंड के अंदर भी आप देखिए किस तरह से कल पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जलाभिषेक के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे उनका स्वागत करते, पुष्प वर्षा करते नजर आए। किस तरह से इसे पूरे को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आशा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की बात करिए या मध्य प्रदेश की बात करिए, सभी जगहों के मुख्यमंत्री खासकर कांवड़ यात्रियों को लेकर बेहद सजग हैं। उनके मार्गों में पुष्प वर्षा भी की जा रही है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरपोर्ट के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। जो कांवड़ यात्री हैं उनके मार्गों पर आने वाली दुकानों से लेकर के उनके रास्तों को लेकर के तमाम चीजों को सुव्यवस्थित कराए जाने को लेकर के पहले ही जिला प्रशासन को आदेशित किया जा चुका है। और ऐसे में अच्छी खबर यह है कि कांवड़ यात्री चूंकि एक विशेष धर्म और संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से, जैसा कि आपने बताया, हरिद्वार से जल भरकर रुद्राभिषेक और जल विसर्जित करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े महादेवा, मेरठ, बागपत, साथ ही साथ और तमाम बड़े महादेवा के मंदिरों में पहुंचते हैं और उन सभी की तैयारियों में उत्तर प्रदेश का पूरा जिला प्रशासन अमला लगा हुआ है। साथ ही साथ जो अन्य प्रदेश हैं, सारे मुख्यमंत्री खासकर कांवड़ यात्रियों पर विशेष ध्यान के साथ साथ उनकी व्यवस्थाओं में की तैयारियां हो सकती हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव में है और समापन जब होगा इस यात्रा का तो किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की तरफ से?
देखिए, साफ तौर पे कांवड़ यात्रियों को रास्ते में किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए स्थानीय पुलिस को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। और जब यात्रा समाप्त होती है, यानी कि मंदिरों में जब जलाभिषेक हो जाता है, उसके बाद जो कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की ओर से, जिससे कि उनको खाने पीने से संबंधित भी कोई समस्या ना हो। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और किसी प्रकार की कोई कांवड़ यात्री को समस्या न आए, साथ ही साथ कोई दुर्व्यवहार उनके साथ ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरव, जिस तरह से नेम प्लेट लगाने की बात हुई थी, जिस पर सियासत बहुत तेजी से हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या लगता है कि कांवड़ यात्रियों को ये एक बड़ी राहत अब रास्ते में जरूर रहेगी? क्योंकि कुछ तस्वीरें जिस तरह से सामने आई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गौरव, बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे जब कांवड़ यात्री निकलते थे, पहले की सरकारों में हमने ये देखा है कि कांवड़ यात्री निकलते थे और तमाम जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो किसी प्रकार से खाने को लेकर के या तमाम तरीके से जो भ्रम फैला करके दुकानों की बिक्री होती थी, उस पर कटाक्ष करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियम तय किया था कि जो भी दुकानें हैं वो अपने प्रोपराइटर का नाम दुकानों के बाहर नेम प्लेट पे लगाएंगे। लेकिन इसको लेकर के जब उत्तर प्रदेश में सियासत होने लगी, तमाम कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने दुकानों पे जाकर के लिखना शुरू कर दिया कि मोहब्बत की दुकान, सांप्रदायिक दुकान नहीं है। तमाम इस तरीके से जब देखने को मिला हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तो तमाम अन्य पार्टियां हैं, कांवड़ियों की तरफ से अगर उनसे कोई बातचीत हुई हो, छोटा सा कमेंट के तौर पर, कैसा अनुभव उनका रहा जिस तरह से प्रशासन ने पूरे इंतजामात इस बार रखे हैं? बेशक कांवड़िए बेहद खुश हैं, चूंकि रास्ते में आने वाली समस्याओं को पहली बार किसी सरकार ने समझा है। चूंकि एक लंबी दूरी होती है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। फिलहाल अचानक सीएम योगी ने यहाँ पर अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया है और इस दौरे को रद्द करने के पीछे की आप देखिए किस तरह से वजह है, ये तो फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अचानक से ही सीएम ने अपने दौरे को यहाँ पर रद्द कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दौरे को रद्द किया गया है, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब होने के चलते, चलिए ये भी जानकारी साझा की गई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए निरीक्षण करने की कोशिश की जा रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भी आप देखिए किस तरह से चेतावनी है, तो मौसम खराब होने का हवाला दिया गया है और उसके बाद दौरे को फिलहाल शीतल रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को यहाँ कर रद्द कर दिया गया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो अब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम लगातार खराब है, अपनी मार रहा है और उसकी झेल हम झेल रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर फिलहाल यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते वहां पर जहाज या हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में नहीं उड़ सकता है, जिस वजह से चलिए, तो फिलहाल खराब मौसम के चलते योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द हो गया है। एक और बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से शिवरात्रि को लेकर बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे कि कैसे शिवरात्रि को लेकर प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की जा रही है और मंदिरों में शिव भक्तों का अब यहाँ तांता किस तरह से लगेगा। वहीं आपको बताते चले कि शिवरात्रि को लेकर भारी भीड़ जो है वो भक्तों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए दिल्ली है, हरिद्वार है, अयोध्या है, वाराणसी, प्रयागराज है, महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने, जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु अपने घरों से मंदिर तक पहुंचे हैं और अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है कि कब उनकी बारी आए और जलाभिषेक किया जाए। बिल्कुल, देखिए आशा, आज सावन की शिवरात्रि पूरे देश के अंदर बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पूरे भक्तिमय जुनून के साथ इस शिवरात्रि को मनाया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, हरिद्वार की तस्वीर भी सामने आई है और साथ ही साथ अयोध्या में भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र में भी शिवरात्रि को मनाया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर, आज मेडल जीतने के बाद अपने गांव पहुंचेंगे सरजोत। बड़ी जानकारी है, गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद उनका स्वागत होगा। परिवार और गांव वालों ने स्वागत के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरबजोत के साथ कोच अभिषेक राणा भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फिलहाल आपने देखा कि सरबजोत ने अपने
राज्य के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक में अपना नाम और अपना परचम लहराया, जाहिर तौर पर पूरा देश उन पर गौरव और साथ ही साथ एक आप देखिए किस तरह से अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है, लेकिन उन्होंने ये गौरवशाली जो क्षण है वो भारतवासियों की झोली में डाला है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।